Bismillahirrahmanirrahim, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is your host Ali Shahab from National Officers Academy, Islamabad. Ladies and gentlemen, मेरा ख्याल है यहाँ पे 90% एस्पिरेंट्स हैं, उन्होंने 12th फेल बॉलीवुड की मूवी ज़रूर देखी होगी, मगर उसका अमली मुज़ाहिरा पाकिस्तान में कहीं-कहीं पे मिलता है। आज उसी 12th फेल का जो अमली मुज़ाहिरा है, वो सऊद आलम की शक्ल में हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, जिनकी ये तीसरी और आखिरी अटेम्प्ट थी। इस आखिरी अटेम्प्ट को ना सिर्फ इन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर किया, बल्कि पुलिस सर्विसेज़ में जो है अपनी तरजीह की बुनियाद पे सिलेक्शन मिली। सो सऊद आलम की तरफ बढ़ते हैं और उनसे उनके सफ़र की दास्तान पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सऊद। जी, वेलकम टू नेशनल ऑफिसर्स अकेडमी। अच्छा सऊद, ज़रा अपने बैकग्राउंड के बारे में काइंडली बताइए। जी, बेसिकली मेरा जो ताल्लुक है वो एबटाबाद से है। मेरी जो इनिशियल स्कूलिंग थी उसके अंदर मैट्रिक तक उस एफएससी और उसके बाद देन मैंने जो इंजीनियरिंग की वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी एज यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से और वो पावर में मेरा मेजर था। उसके बाद ही मेरा ये ज़हन बन गया था आफ्टर डिग्री के, क्योंकि होता है हमारे यहाँ ना कि इंजीनियरिंग का इतना स्कोप भी नहीं है, या हमारे दो ही ऑप्शंस बचती हैं पाकिस्तान में, या आप बाहर चले जाएँ या तो आप जो है वो सिविल सर्विसेज की ट्राई करें। तो उसके अंदर जो एक मोटिवेशन थी वो ये थी कि फ्रॉम द स्टार्ट हम लोग हमेशा इंस्पायर कर रहे होते हैं कि हमने आर्म फोर्सेस को या देखना है या इसके अलावा इस तरह की फील्ड्स को देखना है। तो उसके अंदर मुझे ना एक हमेशा से यूनिफॉर्म ने वो बड़ा अट्रैक्ट किया ना, तो देन फिर मैंने कहा कि चलें अब सीएसएस की ट्राई करते हैं। देन माई जर्नी स्टार्टेड देयर आफ्टर माई डिग्री और 21 में मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट की। अनफॉर्चुनेटली उसमें नहीं क्लियर कर सका रिटन एग्ज़ाम को। देन आई गेव अगेन इन 2022। उसके अंदर अगेन अनफॉर्चुनेटली रिटन एग्ज़ाम्स जो है वो नहीं क्लियर हुए, उसमें अगेन सेम सब्जेक्ट्स थे। देन मैंने थोड़ी सी ब्रेक ली कि अब अपनी गलतियों को ज़रा सा रेक्टिफाई करते हैं। करने के बाद देन इन 2024 मैंने लास्ट अटैम्प्ट दी अपनी और उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट एलोकेटेड टू पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान और ये मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी और उसके अंदर ही मुझे जो एलोकेशन मिल गई। माशाल्लाह, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अच्छा, ये अब आपकी आखिरी अटेम्प्ट थी और आपने सफ़र अपना 2021 से शुरू जी। किया। सो 2021 से 2025 तक का सफ़र, मुझे ये बताइए कि 2021 में वो कौन-सी गलतियाँ थीं जो कि आपने अपने पेपर्स में की और दोबारा दोहराई नहीं 2024 के अटेम्प्ट में? सो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एसे राइटिंग से। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा नोआ के साथ? और एसे राइटिंग शुरू से लेकर ये तीनों अटेम्प्ट्स को आप कैसे कंपेयर करते हैं? अच्छा, अगर बात करें गलतियाँ दोहराने वाली, तो वो तो गलती 21 और 22 में दोहराई थी सेम, बट इन 2024 उसको रेक्टिफाई किया। तो जो मैंने अब बात करूँ, अगर मैं नुआ से स्टार्ट करूँ, तो अगेन यहाँ पर मैंने जब एस्से की तैयारी की तो अगेन बड़ा एक सिस्टमैटिक तरीका था। उसके अंदर स्टार्ट से गाइड किया गया कि आपने एस्से को लिखना किस तरह है, उसको सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्म कैसे करना है, बल्कि इवन सेलेक्ट करने से स्टार्ट ही बात। और उससे बैक पे जो तैयारी की हम सारा एक पूरा प्रोसेस आ जाते हैं कि हमने अपने जो नोट्स बनाने हैं, जो डेटा हमने डेवलप करना है, जिसको हमने जाके पेपर के अंदर यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें बहुत सिस्टमैटिक तरीके से बताई गई। उसके बाद दैन अगेन मॉक एग्ज़ाम्स, उसके अलावा जो एवेलुएशन के सेशंस होते हैं, वो अगेन वो रिलेटिव चीज़ है कि जो स्टूडेंट जितनी एफर्ट डालेगा वो उतनी ज़्यादा एवेलुएशन करवाएगा, बिल्कुल, और अगेन उसी तरह इम्प्रूव करेगा। तो मेरे एंड पे मिस्टेक्स जो थी वो 2 थी। एक तो ये था कि टीचर्स वाले एंड से चीज़ कन्वे होती है, प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा नहीं थी, और एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है वो सबसे मेन चीज़ है। 21-22 में जो मैंने एसे के अंदर चीज़ फ़ील की, 21 को मुझे ऐसे याद है मैंने ग्लोबलाइज़ेशन कैसे अटेम्प्ट किया था। दैट वाज़ अ वेरी सिंपल टॉपिक। अगेन 22 के अंदर जो ऐसे था वो ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड था और इकोनॉमी से, अगर मैं बिल्कुल उसको सही तरह रिकॉल कर रहा हूँ तो। उसके अंदर मैंने ये फ़ील किया कि जब मैं पेपर में जाकर बैठा या एस्से के अंदर मैंने पेपर स्टार्ट किया, तो मेरे ऊपर ना एक जो होता है ना एक्स्ट्रा प्रेशर, मैंने वो एक्स्ट्रा प्रेशर फ़ील किया। उसमें होता है बंदा हेस्ट के अंदर काम करना स्टार्ट कर देता है। टॉपिक सिलेक्शन से लेकर आउटलाइन बनाने से लेकर फिर उसको अटेम्प्ट करना। अटेम्प्ट में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ अब ये है कि हमने जो ऐसे सेलेक्ट करना है वो, उसके बाद हम उसकी आउटलाइन किस तरह डेवलप करें, क्योंकि अगर हमारी आउटलाइन और हमारी डायरेक्शन सही डेवलप होगी तो उसके बाद फिर हम उसके बाद आर्गुमेंट्स भी बनाते जाएंगे, बट उनका चीज़ों का बड़ा एक पिवटल रोल था। तो 2024 के अंदर मैंने ये चीज़ इंप्रूव की कि जो पहली गलतियाँ थी कि जल्दी से टॉपिक को सही तरह उसको ब्रेक डाउन ना करना, टॉपिक को सिलेक्ट सही ना करना और उसका एक एक्स्ट्रा प्रेशर फील करना, उस चीज़ को मैंने ओवरकम किया। और ओवरकम करने का यही तरीका था, प्रैक्टिस की, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की, एवेलुएशन करवाई, ज़्यादा से ज़्यादा एवेलुएशन करवाई, अपनी गलतियों को इम्प्रूव किया और अल्हम्दुलिल्लाह देन आई गॉट क्वालिफाइड। अच्छा, तो 2024 में आपने कौन-सा टॉपिक अटेम्प्ट किया था? अच्छा, 2024 का मेरा जो टॉपिक था दैट वाज़ द लास्ट वन। अब उसके अंदर 2-3-4 टॉपिक्स जो थे वो काफ़ी जो है वो कॉमन थे, जिस तरह एक प्रॉस्पेरिटी एंड पाथवेज़ टू हाँ, पाकिस्तान। बात से सॉरी, बिल्कुल। प्रॉस्पेरिटी था। अच्छा, उसमें जो मैंने टॉपिक अटेम्प्ट किया था वो था लास्ट वन, वो था पॉलिटिकल पोलराइज़ेशन। जब उसके अंदर यही मेरा था कि पॉलिटिकल पोलराइज़ेशन और अगेन उसके आगे जो है वो 2, अब मुझे इसका एग्ज़ैक्ट याद नहीं है क्या वो टर्म्स थी, बट अगेन उसको मैंने प्रॉपर तरीके के साथ जो है वो जॉट डाउन किया करके प्रॉपर उसके पॉइंट्स बनाए। बनाने के बाद जो अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट में यही था कि जो भी मैं अपना आर्गुमेंट दे रहा हूँ उसको सब्सटेंशिएट करना है, वो एविडेंस के साथ करना है या उसका कोई फैक्ट देना है, जिस तरह भी उसको करना है, एक प्रॉपर थीमेटिक चीज़ के साथ चला और अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल कामयाब हुई टेक्निक। अच्छा, इस एस्से में आपके किस ऑप्शनल सब्जेक्ट ने जो है आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प की?
या किसी कंपलसरी सब्जेक्ट में? क्योंकि मटेरियल तो डेफ़िनेटली आपका जो है दूसरे ऑप्शनल से भी आता है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ हेल्प करने की तो 2-3 सब्जेक्ट्स हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं थ्रू आउट द जर्नी। एक उसमें हमारे पास करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स क्योंकि इंटरनेशनल टॉपिक्स आ रहे होते हैं हमारे पास। उसके अलावा सम टाइम अगर नेशनल इश्यूज़ पर टॉपिक्स आ रहे हैं या इवन अगर टॉपिक नहीं भी आ रहा तो कहीं न कहीं पर हमें पॉइंटर्स में या अपनी उसके अंदर डेटा के अंदर उनकी ज़रूरत पड़ जाती है। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया पूरे के पूरे इस प्रोसेस के अंदर। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जो पॉलिटिकल पोलराइज़ेशन वाला किया था उसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे डेटा पाकिस्तान अफेयर से भी देन अगेन गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज़ कि मैंने सब्जेक्ट रखा था तो ये भी मुझे पॉलिटिकल पोलराइजेशन वाले टॉपिक में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित। सो आपके ऑप्शनल में इंटरनेशनल रिलेशंस था, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी और इसके अलावा सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस एनवायरमेंटल और साइंस इंटरनेशनल लॉ। और इंटरनेशनल लॉ। अच्छा, इंटरनेशनल रिलेशंस आप चूँकि बैकग्राउंड इंजीनियरिंग से है जी, आपका, जी। सो इंटरनेशनल रिलेशंस से तो आपकी शनासाई नहीं थी। जी, जी। सो इंटरनेशनल रिलेशंस की आपने कितनी क्लासेस यहाँ पे अटेंड की? और आपने क्या ऐसा नोटिस किया कि आपको इन क्लासेस की ज़रूरत है? जी। अच्छा, इंटरनेशनल रिलेशंस क्योंकि हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले हैं तो ऑप्शंस बड़ी लिमिटेड होती हैं। या तो हमने आईआर की तरफ जाना है या पॉलिटिकल साइंस की तरफ। पहले तो मैंने खुद ही जब सिलेबस को देखा तो मुझे फ़ील हुआ कि आईआर की तरफ जाना चाहिए। फिर मैंने कुछ रिकमेंडेड बुक्स 1-2 ली, उनको मैंने स्टडी करना स्टार्ट किया। तो कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ना सेंस नहीं बना रही थी मेरे लिए। उसके बाद जब यहाँ पर मैंने पढ़ा था सर हसन अली गोंदल से, तो उसके अंदर जो मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ उनकी अच्छी लगी एंड दैट हेल्प मी अ लॉट वो ये थी कि चीज़ें सिम्प्लीफाइड थी। उनकी क्लासेस से लेकर उनकी जो बुक्स उन्होंने लिखी हुई आईआर के ऊपर वो दे हेल्प्ड अ लॉट। उसके अंदर चीज़ों को बिल्कुल सिम्प्लीफाई किया क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि करंट अफेयर्स और जो इंटरनेशनल रिलेशंस है उनमें एक ही डिफरेंस आ जाता है। अगेन डेटा सारा करंट है बट डिफरेंस है कि उसके अंदर थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स जो हैं वो इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं और उन थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स को किस तरह हमने इनकॉर्पोरेट करना है उनको यूज़ करना है वो ऑब्वियसली वो हमें प्रैक्टिस के साथ और जब तक उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी पर्सपेक्टिव्स की उसके बगैर वो नहीं मिल सकता। तो दोज बुक्स हेल्प मी अलॉट और सर की क्लासेस उसके अंदर जो है वो मैंने बहुत कुछ सीखा। उसके अंदर एक तो सर का तरीका पढ़ाने का वो इतना अच्छा था कि दैट वाज ऑलवेज़ कीपिंग अस एंगेज्ड। मतलब क्लास के अंदर अगर कोई बंदा बोर हो रहा है तो उसको एंगेज रखना क्लास में। बेशक वो ऑनलाइन क्लासेस थी क्योंकि एट द टाइम जब मैंने पढ़ा था तो वो बिल्कुल कोविड वाला टाइम था कि कोविड स्टार्ट हो रहा था और ऑनलाइन की तरफ जो चीज़ें शिफ्ट हो रही थी। तो उसके अंदर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा एंड दैट हेल्प मी इन सेलिंग दिस सब्जेक्ट। तो ये जो आपका फ़ैसला था इंटरनेशनल लॉ भी साथ रखने का, ये इसी वजह से था कि इंटरनेशनल रिलेशंस थी तो आपने इंटरनेशनल लॉ रखा? अच्छा, इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल लॉ को मैंने इसलिए साथ रखा कि ये दोनों सब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ जो है ओवरलैप कर जाएँगे। अच्छा, जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे पता चला कि यार ये तो ओवरलैप बहुत कम जगह पे कहते हैं। सही है। सिर्फ वो एक पार्ट है जहाँ पर वो यूएन के चार्टर्स आ जाते हैं और वहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है, बाकी उसके अलावा ओवरलैपिंग नहीं है। बट क्योंकि अगेन थोड़ा-सा ना वही बात है हम जिस तरह कहते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के अंदर 2-3 ही चीज़ें देखी जाती हैं। या तो हमारा बैकग्राउंड उसके अंदर हो, या तो हम स्कोरिंग ट्रेंड्स ऑब्वियसली मैटर करते हैं। इसके बाद एक और चीज़ जो मुझे फ़ील हुआ मैटर करती है कि आप सब्जेक्ट के साथ खुद कितने कंफर्टेबल फ़ील कर रहे हैं। अगर तो सब्जेक्ट के साथ आप कंफर्टेबल हैं और उसको आप साथ लेके चल सकते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट आपको पता हो कि सब्जेक्ट मुश्किल है या उसके पेपर्स मुश्किल आते हैं या उसके अंदर स्कोरिंग ट्रेंड कम है। इंटरनेशनल लॉ के साथ भी कुछ इस तरह का सिनेरियो था कि उसके अंदर जो है वो पेपर्स ओवर द ईयर्स कुछ मुश्किल ही आ रहे थे। अगर हम पिछले सालों में देखेंगे पहले होता था कि नॉर्मली जो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं वो जो पेपर्स आ रहे हैं उनके अंदर जो क्वेश्चन है वो आप ये कह लें कि वो बिल्कुल टॉपिक वाइज़ या जो सिलेबस के अंदर है। अभी जो पेपर्स में क्वेश्चन आते हैं वो कंटेम्प्रेरी टाइप के थे। तो उसके अंदर ये मैंने फ़ैसला तो कर लिया बट अगेन अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर अगेन गाइडेंस और फिर प्रॉपर जो है वो प्रैक्टिस उन चीज़ों के साथ आई गॉट थ्रू इट। अच्छा, ऑप्शनल की तो ये आपने अपनी जर्नी बताई है, आपने सेलेक्ट भी ये जो है किस पर्सपेक्टिव से किए थे सारे सब्जेक्ट्स और डेफ़िनेटली इन सब्जेक्ट्स ने इन्हीं का जो मैटर है, ऐसे राइटिंग में भी आपके काम आया। मगर आपका ये सफ़र शुरू हुआ है 2021 से। जी। 2021 से यानी कि हालिया 2025 तक, जी। इस दौरान फेलियर्स का आपने बड़ा सामना किया। जी। आपने अपने आप को मोटिवेट फिर कैसे रखा? अच्छा, मेरे लिए जो मोटिवेशन के फैक्टर्स थे वो 2 थे। एक तो ये था कि फैमिली की सपोर्ट थ्रू आउट द जर्नी रही। शुरू में मैंने जो है वो जॉब नहीं की। जब मैंने ये स्टार्ट किया तो होता है कि हमारे ऊपर एक प्रेशर डेवलप होता है कि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप एग्ज़ाम्स दे रहे हो, आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो घर वालों के ऊपर और आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है। तो उसके अंदर जब मैंने एग्ज़ाम्स वगैरह दे दिए तो अगेन एक जो बैक में मुझे सपोर्ट थी वो हमेशा घर से रही कि यार कोई मसला नहीं है, आपने जो ट्राई करनी है आप पूरी तरह से अपनी एफर्ट लगाओ और दो। अच्छा, दूसरा उसके अंदर जो मुझे एक मोटिवेटिंग फैक्टर मिलता रहा वो ये मिलता रहा कि मुझे जब मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुई उसके अंदर अगेन सेकंड अटेम्प्ट में भी मैं हमेशा अपनी उसको डीएमसी को देख के ये कहता था कि थोड़ी-सी और एफर्ट मतलब हल्का-सा एक पुश और चाहिए। तो दिस वाज़ द पॉइंट कि हल्का-सा थोड़ा-सा पुश और कर लो, 2 अटेम्प्ट्स दे दिए ना, इसमें फेलियर फ़ील किया है, बेशक अपनी गलतियों से फ़ील किया है और वो प्रेशर मिला है उसके नतीजे में। बट ये है कि थोड़ा-सा एक पुश और दे दो, लास्ट ट्राई कर लो और सिंसेरिटी मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जिस जर्नी में इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम खुद के साथ कितने सिंसियर हैं। अगर हम अपने साथ सिंसियर होंगे और अपनी गलतियों को ना रेक्टिफ़ाई करने की कोशिश करेंगे तो
हम इम्प्रूव भी कर सकते हैं और उसके अंदर पास भी हो सकते हैं। बाकी अगेन लक का बहुत बड़ा रोल होता है, बट वही बात है कि हमेशा हमने सुना है और ये बात होती है कि लई सल इंसान इल्ला मासा, अल्लाह ने कहा है कि इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। जितनी एफर्ट पुट इन करेंगे तो हमें उसका रिस्पॉन्स या उसका जो रिजल्ट है, चाहे वो एक सूरत में नहीं दूसरी सूरत में मिल जाता है। और मेरे लिए ये था कि मुझे अल्लाह का शुक्र यहीं पे मिल गया। तो जिस वक़्त 2024 का आपका रिज़ल्ट आया था, एक तो ये डिले भी बहुत हुआ जी, जी। और बड़ा एक जो है लोग घबराए हुए थे कि डिले भी हो रहा है और आगे 2025 का इम्तिहान भी तकरीबन बिल्कुल, सर पे बिल्कुल। पहुँच चुका था। तो जिस वक़्त आपको ये न्यूज़ मिली 2024 का आपके पेपर्स क्लियर हो गए हैं, जी। तो उस वक़्त आपकी क्या फीलिंग थी और फिर अगली जो स्ट्रैटेजी इंटरव्यू की वो क्या थी? अच्छा, रिज़ल्ट का जिसने आपने कहा कि बहुत ज़्यादा डिलेड था, तो मैं बिल्कुल एक अपनी उधर जॉब पर ही था, जो मैंने जॉब स्टार्ट करी थी, वहाँ पर मुझे रिज़ल्ट मिला, तो एक होता है ना एक सेंस ऑफ बंदा कहता है रिलीव्ड हो गया बंदा कि भई इतनी हमने एफ़र्ट की है और उसके बाद जो है वो आपको एंड पे रिज़ल्ट मिल रहा है, तो वो बस अल्लाह का शुक्र अदा किया उस टाइम पे। देन इंटरव्यू की बात आई तो अगेन वही वाली जो आपने मोटिवेटिंग फैक्टर की बात की, तो मेरे ज़हन में एक ही चीज़ थी कि यहाँ तक आ गए हो, एक पुश और चाहिए, थोड़ा-सा और जो है वो फ़ोकस्ड होके चीज़ों को स्ट्रीमलाइन रख के जो है वो साथ लेके चलो। तो उसके अंदर मैंने बगैर टाइम ज़ाया किए अगेन देन आई जॉइंड नोवा अगेन फॉर इंटरव्यू सेशन। उसके अंदर जो है मेरा जो सफ़र था तकरीबन डेढ़ 2 महीने का, ये बहुत अच्छा रहा। उसके अंदर अगर हम स्टार्ट करें साइकोलॉजिकल और फिर देन फाइनल इंटरव्यू, तो उसमें सर मोहम्मद अली खान ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया ड्यूरिंग द साइकोलॉजिकल। उसके अंदर उन्होंने एक-एक जो बेसिक पॉइंट्स थे वहाँ से बताना शुरू किया कि आपके साइकोलॉजिकल में ये चीज़ें आपको जो है वो हेल्प आउट करेंगी और इस तरह आपने साइकोलॉजिकल को लेके चलना है, और वो चीज़ें बहुत सिंपल हो गई उससे। मुझे सबसे अच्छी जो चीज़ यहाँ पे नोवा की लगी वो ये थी कि चीज़ों को आपके सामने सिंप्लीफाई करके रख दिया जाता है, और हर फेज़ के ऊपर यही चीज़ जो है वो बेनिफिशियल हुई कि सिंप्लीफाई करके वही बात कि किसी और ने एफ़र्ट कर ली और उसकी एफ़र्ट का अब जो है वो हम फल खा रहे हैं, और हमें वो चीज़ उस पूरे रिग्रेस प्रोसेस से गुज़रना नहीं पड़ा। उन्होंने जितना कुछ अपने एक्सपीरियंस से सीखा या जो भी चीज़ें उन्होंने साथ-साथ वक़्त के साथ सीखी वो उन्होंने हमारे सामने रख दी, उसका फ़ायदा हुआ। साइकोलॉजिकल अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छा हो गया। उसके बाद अगेन इंटरव्यू के अंदर हमारे जो सेशंस थे, सर फरीद के साथ करंट अफेयर्स के, अगेन सर हसन अली गोंदल के साथ आईआरक्यू पर सर बाबा खेल के साथ जो जनरल डिस्कशंस हुई, और देन अगेन उसके बाद जो हमारे मॉक इंटरव्यूज़ हुए, उसके अंदर मैं कहूँगा दोनों पैनल्स, जिसके अंदर हमारे जो इंटरनल पैनल थे जिसके अंदर सब्जेक्ट के टीचर्स थे स्पेशलिस्ट, एंड देन अगेन एक्सटर्नल पैनल, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। उसके अंदर हमारी गलतियाँ कि उनको किस तरह रेक्टिफाई करना है, चाहे वो वर्बल कम्युनिकेशन हो, चाहे वो नॉन वर्बल हो, चाहे कंटेंट के ऊपर हो कि आंसर्स किस तरह देने हैं, क्योंकि डेटा होना या नॉलेज होने के साथ उसको आर्टिकुलेट करना, और वो भी एक होता है कि हम रिटन एग्जाम में बिल्कुल पेपर पे लिखते जा रहे थे। अब ये है कि हमारी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी सामने जाएगी पैनल की, और वो चीज़ ज़्यादा मैटर कर रही होती है। उसमें किस तरह अपने आप को कैरी ऑन करना है या कैरी थ्रू करना है, ड्रेसिंग से लेके अपने पोस्चर से, बात करने के तरीके से, हर चीज़ सिखाएगी, एंड दैट हेल्प्ड अ लॉट। सो ये दास्तान थी जी हमारे साथ सऊद आलम की और सऊद आलम की स्ट्रगल से एक बात पता चलती है, मेहनत करने का जज़्बा सब में होता है, मगर जब तक वो मेहनत सही तरीके से फ़ोकस नहीं होती, तब तक वो रिज़ल्ट नहीं लाती। सऊद आलम खुद एक इंजीनियर है और ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि सूरज की शुआओं में रोशनी तो है, मगर अगर उनकी तवानाई से आपने फ़ायदा उठाना है, तो उन तमाम रेज़ को एक जगह पे मुनक्कस करें। जब तक वो फ़ोकस नहीं होंगी, तब तक कामयाबी की वो आग भड़केगी नहीं। सो सऊद आलम की कहानी ने इसी चीज़ को डेमोंस्ट्रेट किया। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लिसनिंग और इंशाअल्लाह ताला अगले इंटरव्यू में हम मज़ीद जो है इन शोला बयान दास्तानों के साथ बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।